वैश्विक जो है ना, इसमें टॉपिक क्या है तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 और भारत में जनगणना और उससे संबंधित मुद्दे और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष और मेक इन इंडिया के 10 वर्ष और स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष और क्या है प्रगति है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक में क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। अगर कुछ क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका सारा जो है ना हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए इसमें पहला टॉपिक क्या है तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या है सहकारिता वर्ष है। ठीक है, तो पहले जो है ना पहला टॉपिक जो है ना कंप्लीट करते। देखिए पहला टॉपिक में क्या है, देखिए दिया हुआ है, कह रहा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जो ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन जो है ना 2024 का उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच किया गया है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ना 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 के जो है ना बीच किया गया। और साथ ही इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जो है ना शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में क्या है, देखिए कह रहा है ना कि ICA मतलब वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, तो कह रहा है यह सम्मेलन वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए अग्रणी निकाय। इस सम्मेलन का विषय क्या है तो सहकारिता सभी के लिए क्या है समृद्ध निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है ना कि कह रहा है इसका आयोजन, कह रहा है कि ICA का जो इसका आयोजन है ना भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO मतलब ICA भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एवं क्रिब्को के सहयोग से जो है ना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है विदित हो कि ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन ICA सभा का जो है ना आयोजन भारत में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि विदित हो कि ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का जो है ना भारत में किया गया। ठीक है, और जहाँ पे जो लाइन करेंगे वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री दासो सिरिन टोबैगो और फिजी के उप प्रधानमंत्री माओना कामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग जो है ना 3000 प्रतिनिधित्व भी क्या है उपस्थित रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के बारे में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 जो है ना क्या था, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कह रहा है ना पहला पॉइंट क्या है तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का जो है ना शुभारंभ किया। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किसने किया, तो मोदी जी कौन गए, नरेंद्र मोदी किए। ठीक है, इसका थीम क्या है तो सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है, और यह थीम सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका की क्या करती है, रेखांकित करती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है इसका उद्देश्य, कह रहा है कि जो है ना इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को क्या करना, प्रदर्शित करना। नोट में दिया हुआ है, कह रहा है इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, और इस टिकट पर जो है ना कमल का फूल है। ठीक है, जो शांति, शक्ति, लचीलापन एवं विकास का क्या है प्रतीक है। ठीक है, और यह संधारणीयता व सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है, और कमल की 5 पंखुड़ियों प्रकृति के जो है ना 5 तत्व मतलब पंचतंत्र जो है ना, आगे देखिए पंचतंत्र का जो है ना प्रतिनिधित्व करती है, जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक साधारणता के प्रति सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस डिजाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियां और आवास जैसे क्षेत्रों को भी शामिल जो है ना किया गया। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के बारे में क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से क्या है, एक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन है ना उसके बारे में कह रहा है कि वर्ष 1895 में प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन में स्थापित यह सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से क्या है तो एक है। ठीक है, आगे कह रहा है यह दुनिया भर में जो है लगभग 3 मिलियन सहकारी समितियों के ICA सहकारी आंदोलन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान एवं समन्वित कार्रवाई के लिए जो है ना एक वैश्विक मंच जो है ना प्रदान करता है। ठीक है,
आगे देखिए, आगे करा आईसीए। आईसीए जो है ना वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आईसीए है ना वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और आईसीए के 105 देशों में 306 से अधिक सदस्य जो है ना संगठन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आईसीए जो है ना, आईसीए में कितने सदस्य संगठन है, तो 105 देशों में से जो है 306 से अधिक क्या है, सदस्य संगठन है। और इसके सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहकारी संगठन भी शामिल है, जो कृषि, बैंकिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, आवास, बीमा उद्योग एवं सेवाएं जैसे आर्थिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सहकारी क्षेत्र क्या है। तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े व सबसे विविध आंदोलनों में से एक है, जिसमें लाखों लोगों के साथ साथ कृषि, बैंकिंग, आवास, ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्र क्या है, तो शामिल है। आगे देखिए, कह रहा है कि 14 नवंबर 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में जो है ना आईसीए क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र का जो है ना आधिकारिक रूप से क्या किया, उद्घाटन किया। याद रखिएगा, तो 11 नवंबर 1960 को भारत के जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नई दिल्ली में आईसीए क्षेत्रीय कार्यालय एवं शिक्षा केंद्र ICAROEC का आधिकारिक रूप से क्या किया, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत के विकास एवं सफलता के लिए जो है ना एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, केंद्रीय भूमिका में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रशांत जो है ICAAP के विकास एवं सफलता में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। तो सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो है ना पूछे क्वेश्चन रहेगा कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए जो है ना किस मंत्रालय की स्थापना किया गया। तो सहकारिता मंत्रालय का स्थापना कब किया गया, 2021 में किया गया। और इस मंत्रालय का लक्ष्य जो है ना सहकारी संचालित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देना और हर गांव तक जो है ना पहुंचे और सभी क्षेत्रों के में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को क्या करे, मजबूत करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत में सहकारी समितियों के प्रकार। भारत में सहकारी समितियों के जो प्रकार है ना वो क्या है। तो पहला पॉइंट है उपभोक्ता सहकारी समितियां। इसमें क्या है, तो ये बिचौलियों को हटाकर उचित मूल्य प्रभुक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराती है, जैसे क्या है केंद्रीय भंडार एवं क्या अपना बाजार। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ उत्पादक सहकारी समितियां क्या होता है। तो ये छोटे उत्पादकों को कच्चा माल एवं उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता करती है, जैसे APPCO और क्या है हरियाणा हैंडलूम। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है सहकारी विपणन समितियां। इसमें क्या कर रहा है, ये छोटे उत्पादक को उनके उत्पादकों को सामूहिक रूप से विपणन करने में क्या करती है, सहायता करती है। आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अब इधर आइए पॉइंट में देखते हैं। यहाँ कर रहा है हाँ है जैसे कर रहा है ना कि जैसे में जो सहायता करती है, जैसे में क्या क्या दिया है, गुजरात है सहकारी दुग्ध विपणन और संघ अमूल है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ सहकारी ऋण समितियाँ। ये जमा स्वीकार करके और उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है सहकारी कृषि समितियां। ये छोटे किसानों को सामूहिक कृषि पद्धतियों से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आवास सहकारी समितियां। ये क्या है, तो ये समितियां अपने सदस्यों के लिए भूमि खरीदकर और उसका विकास करके किफ़ायती आवास विकल्प उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ना भारत में जनगणना और उससे संबंधित जो है ना मुद्दे क्या है। तो भारत में देखिए क्या रहा है ना कि भारत में जनगणना और उससे क्या है संबंधित मुद्दे, इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है ना कि नवंबर 2024 कह रहा है कि नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट क्या होगी, प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि कह रहा है कि नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट क्या होगा, प्रकाशित होगा। इसका देखिए मुख्य बिंदु क्या है ना, देखिए मुख्य बिंदु मेन पॉइंट होता है, कह रहा है कि विदित हो कि भारत में पिछली गणना क्या है 2011 में की गई थी और इसका अगला चरण जो है 2021 में शुरू होना था, किंतु कोविड-19 के कारण दूसरी लहर के कारण क्या हुआ, इसमें देरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदित होना कि मतलब भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी इसके पहले, लेकिन अगला जो चरण था ना 2021 में शुरू होना था, लेकिन किंतु क्या हुआ ना कोविड-19 आ गया, इसलिए दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। आगे कह रहा है
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ थी। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये पूछेगा, ये तो स्टैट जो भी ये तो करंट से आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब करंट की क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आप करंट और ये जैसे देखिएगा उस नज़रिए से आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121 करोड़, और लिंगानुपात जो है ना प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, और साक्षरता उस समय कितना था 74.04%। और 2001 से जो है ना 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ 17.64 जो है ना परसेंट हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, आगे कह रहा है कुल जो है ना 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 31.16 जो है ना शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना मतलब 68.84 जो है परसेंट जनसंख्या ग्रामीण में और 31.16 शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जो है ना आबादी लगभग 20 करोड़ वाला राज्य था, जबकि सबसे कम आबादी वाला केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा तो कौन था, लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या कितना है 64,429 थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश जो है ना कौन सा राज्य सर्वाधिक आबादी वाला है राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला यूटी कौन है, तो लक्षद्वीप है, जिसकी जनसंख्या कितनी है 64,429 थी। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य जो है ना क्षेत्रफल के अनुसार 3,42,439 वर्ग किलोमीटर था, और गोवा सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार 3702 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 1275 जब एग्जाम हुआ था तो फर्स्ट शिफ्ट में देखिए राजस्थान वाला क्वेश्चन पूछा था, और सेकंड में जो है ना गोवा वाला पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनगणना से जो है ना 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जनगणना 2025 से संबंधित जो है प्रमुख मुद्दे हैं ना क्या है, देखिए तो कह रहा है ना जनगणना 2025 का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स NRIC के स्थापित करना था। ठीक है, और साथ ही NRIC की स्थापना के प्रथम चरण में जनगणना प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को अपडेट करना भी क्या है, शामिल है। आगे कह रहा है इस जनगणना के बाद जनगणना की चक्र भी बदलने वाला है, और वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और फिर 2045 वर्ष 2055 में क्या है जनगणना होगी। देखिए यहाँ भी पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है इस जनगणना के बाद जनगणना चक्र भी बदलने वाला है, और वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और फिर वर्ष 2045 और उसके बाद 2055 में जनगणना होगी, और जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू होगा, और परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की क्या है उम्मीद है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने अभी तक जाति जनगणना का फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय से को मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट है NRIC के बारे में। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है NRIC से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों को नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज रजिस्टर से है। तो कह रहा है ना कि NRIC से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज रजिस्टर से है, और इसका उद्देश्य भारत के सभी कानूनी नागरिकों को दस्तावेजीकरण करना है, ताकि अवैध अप्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन द्वारा क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। जो NRIC है ना, देखिए कह रहा है NRIC के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में दिया हुआ है कि इसे जो है ना नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन के द्वारा क्या किया, अनिवार्य किया गया। आगे क्या क्या कह रहा है कि NRIC के जो है ना लाभ क्या है, तो कह रहा है ना कि सत्यापित नागरिक रजिस्ट्री बनाए रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना, और नेक्स्ट है पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करना, और नेक्स्ट है पहचान धोखाधड़ी और दोहराव को कम करना, और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों को सक्षम करना जो सुनिश्चित करते हैं कि लाभ केवल जो है ना पात्र प्राप्तकर्ताओं तक क्या है पहुँचे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है NRIC और आधार में जो है ना अंतर क्या है, मतलब NRIC और आधार में अंतर क्या है, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। कह रहा है आधार पहचान सत्यापन केंद्रित है और इसे कोई भी निवासी रख सकता है, जबकि NRIC एक नागरिकता सत्यापन प्रणाली है जो नागरिकता का प्रमाण जो है ना अनिवार्य करती है। इस प्रकार आधार मोटे तौर पर सभी निवासियों के लिए समावेशी है, जबकि NRIC नागरिकों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड के रूप में क्या करता है, तो कार्य करता है। ये जो है ना डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, NRIC और आधार के बारे में। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत में जो है ना असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2019 में
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है ना अपडेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में सेट करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को अपडेट किया गया था, तो कौन सा राज्य होगा, तो असम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है अवैध अप्रवासियों मतलब विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया ने सख्त दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण इसकी सटीकता और निष्पक्षता पर जो है ना चिंताएं जो है ना पैदा की, जिससे कई ग्रामीण और कम शिक्षित निवासी मानदंडों को जो है ना पूरा करने में क्या असमर्थ हो गए। आगे करा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय एनआरसी के विपरीत असम का एनआरसी और असम के समझौते द्वारा निर्देशित था, जिसने अनूठी शर्तें लगाई थी। आगे करा असम का अनुभव उन महत्वपूर्ण मानवीय और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करता है जो एक राष्ट्रव्यापी मतलब एनआरआईसी को लागू करने में क्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना के बारे में जो है ना क्या दिया वो देखिए, कह रहा है परिभाषा। तो कह रहा है जनगणना एक निर्दिष्ट समय पर किसी देश या देश के किसी भी स्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक व सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने और विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया के रूप में जो है ना परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनगणना का जो परिभाषा है ना क्या है, तो कह रहा है जनगणना को एक निर्दिष्ट समय पर किसी देश या देश के किसी स्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया को क्या कहते हैं के रूप में जो है ना परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जनगणना का उद्देश्य क्या होता है ना इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो कह रहा है जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में मानक जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, और यह जानकारी नीतियों व कार्यक्रमों की नियोजन, राष्ट्रीय व वैश्विक विकास एजेंडे के कार्यान्वयन की निगरानी और अनुसंधान के लिए क्या है तो आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है दशकीय जनगणना का आधार जो है ना क्या है, तो कहा संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार हर देश को जो है ना प्रत्येक 10 साल में जनगणना करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जनगणना का जो है ना इतिहास क्या रहा है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्य जो है ना ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या जो है ना जनगणना की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है जो मतलब जनगणना के बारे में इतिहास जो था ना पहले क्या था, तो कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन संहिता जो है साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या गणना की जाती थी। नेक्स्ट है कह रहा है 321 से 296 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से राज्य की नीति के उपाय के रूप में जनगणना पर जोर दिया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन व कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डाटा जो है ना शामिल था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में इलाहाबाद शहर और 1827 से 28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जो है ना जनगणना की गई थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम जो है 1824 ईस्वी में इलाहाबाद शहर में और 1827 से 28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जो है ना जनगणना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, तो कह रहा है किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसके बाद 1881 ईस्वी की जनगणना 17 फरवरी जो है ना 1881 को भारत की जनगणना के आयुक्त WC फोल्डेन द्वारा जो है ना की गई थी। ठीक है, तो 1872 के बाद कह रहा है ना कि 1881 ईस्वी की जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत की जनगणना आयुक्त WC फोल्डेन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में और अंतिम जनगणना जो है 2011 में दर्ज की गई थी। तो ये भी पॉइंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना आपको करंट के अलावा जो है ना जो रिलेट होता है ना हिस्ट्री वगैरह से कुछ भी होगा तो आपको इस बुक में जो है देखने को मिलेगा, इसलिए जो है थोड़ा सा बुक जो है ना अलग दिखने में लगता है। तो ये कह रहा है ना कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 और अंतिम जनगणना कब हुआ तो 2011 में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 वर्ष की जा चुकी है।
ठीक है, 15 बार की जा चुकी है। कह रहा है कि वर्ष 2011 की तक भारत की जनगणना जो है ना कितना बार की जा चुकी है, तो 15 बार। अब वर्ष 2025 में भारत जो है ना 16वीं जनगणना दर्ज की जाएगी। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 तक भारत की जनगणना कितनी बार की जा चुकी है, तो 15 बार। और 2025 में जो जनगणना होगा कैमा होगा, तो 16वां जनगणना दर्ज की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जनगणना की प्रक्रिया जो है ना क्या होती है, इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या जनगणना की योजना और अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जो है ना बनाई जाती है, और यह संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ का विषय है, और संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या जो है 69 में क्या है, सूचीबद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत की जनगणना पूरी गतिविधियों गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत निष्पादित की जाती है, और यह कार्य सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से जो है ना किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निदेशकों के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय है, जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में जो है ना जनगणना गतिविधियों के संचालन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है, जो संबंधित जिलों नगर निगमों में जनगणना के संचालन के लिए क्या है, जिम्मेदार होते हैं। तो आगे देखिए दिया हुआ है कि भारत में जो है जनगणना से संबंधित जो प्रमुख कानून है ना, वो कौन कौन सा कानून है। तो जनगणना अधिनियम 1948 पहला कानून है, दूसरा है क्या, नागरिकता अधिनियम 1955 है, और तीसरा क्या है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम क्या है, 1969 है, और नेक्स्ट है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम बोलेगा तो कौन सा है, 2023 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे जो पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन सा है, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए दिया हुआ इसमें कह रहा है कि 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का जो है ना शुभारंभ किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किसने किया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन की, अन्नपूर्णा देवी। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में दिया हुआ है, कह रहा है यह अभियान 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस से 10 दिसंबर 2024 मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में कह रहा है ना कि यह जो अभियान था ये 25 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन से 10 दिसंबर 2024 मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला वैश्विक आंदोलन लिंग आधारित हिंसा जो है ना, आगे देखिए, हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था, और इस अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। और यह अभियान भारत के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं की पूर्ण समान व सार्थक भागीदारी पर क्या है, ध्यान जो है ना, ध्यान क्या है, ध्यान आगे देखिए, ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। देखिए तो कह रहा है ना कि यह अभियान बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले 7 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश लगभग 300 उच्च भार वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां बाल विवाह की दर जो है राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या है, तो अधिक है। आगे कह रहा है कि यह अभियान प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में वर्ष 2029 तक जो है ना बाल विवाह दरों में 5% से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने का जो है ना आह्वान करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस अभियान की एक प्रमुख विशेषता बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ है, और यह पोर्टल एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को जो है लागू करने की दिशा में क्या एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है भारत में जो है ना बाल विवाह की स्थिति क्या है। देखिए इसके बारे में कह रहा है, तो कह रहा है पिछले एक वर्ष में लगभग 2 लाख जो है ना बाल विवाह रोके गए हैं। पिछले एक वर्ष में जो लगभग 2 लाख बाल विवाह रोके गए, जबकि भारत में 5 में से 1 बालिका का विवाह कानूनी आयु 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले कर दी जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत के बाद भारत में बाल विवाह 2019 से 21 में जो है ना 47.4 से जो है ना घटकर 23.3% हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 2026 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की शुरुआत बाद से
भारत में बाल विवाह जो है 2019 से 21 में 47.4% से घटाकर 23.3% हो गया। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले के लिए जो है ना कठोर दंड क्या है, प्रावधान है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो 2014 से 15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में जो है ना 930 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो पहले था ना 2014 से 15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया। नेक्स्ट है बाल विवाह को कम करने के उपाय। भारत में जो है ना बाल विवाह को कम करने के उपाय जो है ना क्या क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट है ना कि बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला है कि लड़कियों की शिक्षा में निरंतर सुनिश्चित करना है। दूसरा है कौशल विकास और श्रम में समावेशन। और तीसरा है महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट है महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य की देखभाल करना। और नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण की तस्करी रोधी, ये सब करना। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा और खेल व नेतृत्व में भागीदारी इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है भारत में बाल विवाह रोकने के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय क्या क्या है। देखिए, तो कह रहा है ना कि भारत में जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो है ना बाल विवाह रोकने के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय क्या क्या है। देखिए, पहला कह रहा है ना कि भारत में बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो कई सदियों से चली आ रही है। हालांकि इसमें कमी के बावजूद अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां इसका चलन जारी है। ऐसे मामले की संजीदगी को देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी कदम उठाना पड़े हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि देश में बाल विवाह की कुप्रथा कह रहा है कि प्रतिबंधित करने के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को कई निर्देश जारी किए। और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि देश में बाल विवाह की कुप्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 को कई निर्देश जारी किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जिला स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति करने का क्या है, निर्देश दिया है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि साथ ही जो है ना अदालत ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से अपने जिलों में बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए जो है ना कहा है। अदालत का कहना है कि उन्हें इसे रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष इकाई की स्थापना की सुझाव दिया। अदालत के मुताबिक एक बाल विवाह मुक्त गांव पहल की शुरुआत की जानी चाहिए। इसके तहत पंचायत और समुदाय के नेताओं को बाल विवाह रोकने और उसकी रिपोर्ट में सक्रिय भूमिका जो है निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नालसा के सहयोग से बाल विवाह की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल बनाने का भी जो है निर्देश दिया गया। और इस पोर्टल पर बिना नाम और व्यक्ति जानकारी साझा किए रिपोर्टिंग की अनुमति होनी चाहिए। इससे पीड़ितों और संबंधित नागरिकों के लिए जो है शिकायत दर्ज कराने और सहायता सेवाओं तक पहुंचना आसान होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को जोखिम पर पड़े बच्चों की पहचान करने और उसकी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, इसके साथ ही अदालत ने उन्हें बाल विवाह के मामलों की पहचान करने और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों जैसे गरीबी या जल्दी शादी के दबाव के कारण स्कूल छोड़ सकते हैं, उनकी निगरानी करने पर भी आदेश दिया गया है। ठीक है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना आदेश दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बाल विवाह से संबंधित जो है ना प्रमुख वैश्विक मुद्दे क्या है। तो कह रहा है विदित हो कि बाल विवाह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में बाल विवाह की समस्या कितनी विकट है इसका अंदाज़ा UNFPA द्वारा जारी आंकड़ों में से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 1.2 करोड़ बच्चियों का विवाह जो है 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। सोचिए, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेव द चिल्ड्रेन द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 से पता चला है कि बाल विवाह हर रोज़ 60 से ज़्यादा बच्चियों की जान जो है ना लील रहा है। ठीक है, और मतलब इसकी वजह से हर साल 22,000 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो जाती है। इसकी वजह से दक्षिण एशिया में हर रोज़ 6 बच्चियाँ अपनी जान गंवा रही है। कहाँ? तो दक्षिण एशिया में। ठीक है, आगे कह रहा है कि दुनिया में करीब 64 करोड़ महिलाओं और युवतियाँ का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो गया है।
ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया में करीब जो है ना 64 करोड़ महिलाओं और युवतियों का विवाह जो है ना 18 साल से कम उम्र में हो गया है। और बाल विवाह की शिकार इनमें से करीब आधी महिलाएं और बच्चियां दक्षिण एशिया में रही है, ठीक है, जिनकी कुल संख्या कितना है 29 करोड़ है। आगे कह रहा है कि यदि भारत की बात करें तो दुनिया में बाल विवाह की शिकार करीब 1/3 महिलाएं और बच्चियां भारत में है। तो भारत में जो है ना बाल विवाह की जो है मतलब शिकार कितना है, तो मतलब दुनिया में बाल विवाह की शिकार करीब 1/3 महिलाएं और बच्चियां भारत में है। मतलब कि देश में करीब 21.7 करोड़ जो है ना महिलाएं और बच्चियां का विवाह 18 वर्ष की उम्र में से पहले हो गया था। और इसके बाद बांग्लादेश में 4.2 करोड़ और चीन में 3.5 करोड़ और इंडोनेशिया में 2.6 करोड़ और नाइजीरिया में कितना 2.4 करोड़ और ब्राज़ील में कितना 2.2 करोड़ और पाकिस्तान में दुनिया की जो है ना 1.9 करोड़ बालिका क्या है वधू है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है बाल विवाह को भले ही 1929 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन आज भी यह पूरे भारत में बड़ी समस्या जो है ना बनी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 21 में 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच हर जो है ना 4 में से एक महिला 23.3% की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई है। और बाल विवाह सबसे अधिक जो है ना पश्चिम बंगाल 41.6% प्रचलित है। इसके बाद बिहार में जो है ना 40.8%, पहले के सबसे ज़्यादा कहाँ है पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार में 40.8% और उसका त्रिपुरा में कितना है 40.1% और झारखंड में जो है 32.2% नंबर आता है। और असम में यह आंकड़ा जो है ना 31.8% है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है ऐसे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चियों को भी अपने फैसले लेने का हक है, उन्हें भी पढ़ने लिखने खेलने और बेहतर भविष्य बनाने का अधिकार है और यह उसे छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। ये सब जो है ना बोला गया है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का 10 वर्ष जो है ना इसके बारे में दिया हुआ है। ये क्या है देखिए, इसके बारे में कह रहा है ना कि 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे किए, ठीक है। तो याद रखिए कि जन धन योजना जो है ना स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2024 को हुआ था। 28 अगस्त 2024 को जो है ना ये 10 वर्ष मतलब पूरा किया। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था जन धन योजना, ठीक है। और ये 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने जन धन योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए और प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसे लागू किया गया था, ठीक है। आगे देखिए इसका मुख्य बिंदु जो है ना क्या है, मुख्य बिंदु तो कह रहा है विदित हो कि केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में जो है ना 2024 के 25 के दौरान PMJDY के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते जो है ना खोलना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत और जमा खाते, वित्तपोषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक जो है ना पहुंच सुनिश्चित करती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि JDY खाताधारकों के लिए रुपए डेबिट कार्ड दिए गए हैं जिसमें शुरुआत में जो है ना 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है तथा इसके तहत जो है 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा जो है 2 लाख रुपए का कर दिया गया, ठीक है। आगे कह रहा है इस योजना के अंतर्गत पात्र खाताधारक मतलब 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में लाभार्थियों की उनकी मृत्यु पर जो है 30,000 का जीवन बीमा सामान्य शर्तों की पूर्ति का जो है ना दे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है योजना की सफलता का क्या है, तो कह रहा है 21 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री ने जन धन योजना PMJDY के लाभार्थियों की कुल संख्या जो है 53.20 करोड़ थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 21 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी थी 53.20 करोड़ थी। इसमें जो है ना आगे कह रहा है इसमें जो कह रहा है कि इसमें 35.42 मतलब कह रहा है ना कि इसमें 35.42 करोड़ जो है ना लाभार्थियों के खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं और 17.78 करोड़ मेट्रो शहरों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट करा इस योजना में कुल लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक जो है ना 29.60 करोड़ है और सभी जनधन बैंक खातों में कुल मिलाकर जो है ना कितना है तो 22,99,88.84 करोड़ की राशि जमा है, ठीक है। आगे देखिए नोट में दिया हुआ है उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग को 23 से 29 अगस्त 2024 के बीच खोले गए सर्वाधिक खातों के लिए क्या है प्रदान की गई है,
तो यहाँ पे कह रहा है उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग को 23 से 29 अगस्त 2024 के बीच खोले गए सर्वाधिक खातों के लिए प्रदान की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियां। करा मार्च 2015 में PMJDY ने 147 मिलियन खाते खोले थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कह रहा है कि मार्च 2015 में PMJDY ने 147 मिलियन खाते खोले थे, जो मार्च 2024 में 520 मिलियन खातों तक पहुंच गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2015 में जमा संग्रहण 15,600 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 2.32 ट्रिलियन रुपये हो गया। पिछले 10 वर्षों में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है और मार्च 2015 में औसत शेष राशि 1065 रुपये से बढ़कर मार्च 2024 में 4476 रुपये हो गया, जो पिछले दशक में लगभग 4 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार क्या है। तो कह रहा है जन धन दर्शक ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार जन धन दर्शक ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं, जो जुलाई 2023 तक जो है JDD ऐप पर जो है ना कितना 6011 जो है ना 0000 है। ठीक है, तो यही 6,01,000 जो है ना आगे देखिए गांव जो है ना मैप किए गए हैं। कितना गांव मैप किए गए हैं, इनमें से कुल मैप किए गए गाँव में से जो है ना 5,99,468 मतलब 99.7% गाँव में बैंकिंग आउटलेट, बैंक शाखा, बैंकिंग कॉर्नर या 5 किलोमीटर के दायरे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की क्या है सुविधाएं हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है विदित हो कि जन धन दर्शक ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है। याद रखिएगा, जन धन दर्शक जो है ना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को शाखाओं, ATM, बैंकिंग संबंधदाता मतलब BC, PB आदि जैसे बैंकिंग टच पॉइंट का पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी समानता। ये क्या है, तो कह रहा है वित्त मंत्रालय के अनुसार PMJDY ने कुल 53.13 करोड़ खातों की उपलब्धि हासिल की, जिसमें 55.6% मतलब 29.56 करोड़ जनधन खाता धारक क्या है तो महिलाएं हैं, और आय कर 66.6% जो है ना मतलब 35.37 करोड़ जनधन खाते जो है ना ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है UPI वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष में जो है ना 2018 में 920 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131.2 बिलियन हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि UPI वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 920 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131.2 बिलियन हो गई। और इसी तरह जो है ना पॉइंट ऑफ सेल और E-कॉमर्स पर जो है रुपे कार्ड लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 670 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष जो है ना 2023 में 1.26 बिलियन हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT ये क्या है, तो कह रहा है PMJDY ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्रीय सहकारी मंत्रालयों से जो है ना लाभार्थियों को लगभग कितना 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीधे हस्तांतरित किए। ठीक है, तो कह रहा है ना कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT क्या है, तो PMJDY ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से लाभार्थियों को लगभग 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीधे जो है ना हस्तांतरित किए गए। और कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत PMJDY खातों ने 3 महीने जो है ना कौन कौन अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए जो है ना 500 रुपये प्रति माह एक मुफ्त अनुग्रह भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। ठीक है, याद रखिए कौन कौन माह, तो अप्रैल, मई, जून जो कोविड-19 आया था ना उसमें जो है ना 55 रुपये प्रति माह मिला था। ठीक है, आगे देख रहा है जिससे 206.4 बिलियन महिला जो है ना मिलियन महिला खाताधारक क्या हुए, लाभान्वित हुए। आगे देखिए कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट जो खाता होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में कह रहा है कि मार्च 2024 तक ऐसे PMJDY खाताधारकों के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के लिए साथ जो है ना कुल 1,17,701। फिर से देखिए कह रहा है ओवरड्राफ्ट खाते में कह रहा है ना कि मार्च 2024 तक ऐसे PMJDY खाताधारकों के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के साथ कुल 1,17,701 ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते खोले गए। इस सीमा का उपयोग जो है 80.5% इसने सबसे गरीब लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण तक पहुंच जो है ना सुनिश्चित की है। ठीक है,
आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कम शून्य शेष वाले खाते क्या होता है। तो अगर यद्यपि पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष वाली खातों की अनुमति है और न्यूनतम शेष राशि जो है बनाए रखना क्या है, अनिवार्य नहीं है, फिर भी केवल 8.4 खातों परसेंट जो है ना खातों में शून्य शेष राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कम शून्य शेष वाले खाते में क्या है, यद्यपि पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष वाले खातों की अनुमति है और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी केवल 8.4% खातों में शून्य शेष जो है ना राशि है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा प्रशंसा, मतलब विश्व बैंक के द्वारा प्रशंसा किया गया ना प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता का। तो कह रहा है विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 6 वर्षों में इतना कुछ हासिल कर लिया जितना हुआ जो है ना 5, आगे देखिए, जितना हुआ 5 दशकों में नहीं कर पाता। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल JAM त्रिमूर्ति ने वित्तीय समावेशन को दर जो है ना वर्ष 2008 के 25% से बढ़ाकर जो है 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जनधन आधार मोबाइल त्रिमूर्ति ने वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 के 25% से बढ़ाकर 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया, और यह प्रगति जिससे जो है ना पूरा होने में 47 वर्षों का समय लगता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण संभव हुई। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है पीएमजेडीवाई से जुड़ी चुनौतियां क्या है। तो कह रहा है एक से अधिक खाते, ये क्या है, तो कह रहा है बड़े बीमा कवर, आकस्मिक मृत्यु लाभ कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लालच में जो है ना लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे विभिन्न पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों में कई खाते जो है ना खोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बैंकों पर आर्थिक बोझ, ये क्या होता है, तो बहुत अधिक संख्या में ऐसे खाते जिनमें लगातार कम शेष राशि रहती है, उनके प्रबंधन में बैंकों के लिए वित्तीय समस्याएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये क्या है, बैंकों पर आर्थिक बोझ का कारण है। आगे कह रहा है धन शोधन क्या है, तो ऐसी चिंताएं हैं कि गरीबों के जनधन खाते का उपयोग काले धन के संचालकों द्वारा जो है ना धन शोधन में किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है धन शोधन क्या है, तो ऐसी चिंताएं हैं कि गरीब के जनधन खातों का उपयोग काले धन के संचालकों द्वारा धन शोधन में किया जाता है, और विमुद्रीकरण के बाद जनधन खातों का उपयोग धन शोधन के लिए जो है ना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सुविधा में कमी, ओडी सुविधा प्रदान करना संबंधित बैंकों का विवेकाधिकार है, और कई बैंक ओडी सुविधा देने से क्या है, मना कर देते हैं, जिससे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अधिकार का दुरुपयोग, ये क्या होता है, तो कभी कभी व्यवसाय संवाददाता मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस मतलब BC अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय बना देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है BC उन सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं जो निःशुल्क न्यूनतम लागत वाली मानी जाती है, जैसे बैंक खाते खोलना, लेन देन प्रक्रिया करना या ऋण प्रदान करना। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बैड लोन, कह रहा है ना कि बैड लोन क्या होता है, तो कह रहा है यह संभावना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा में बैंकों के लिए बैड लोन के रूप में समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि बैड लोन क्या है, तो यह संभावना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों के लिए बैड लोन के रूप में समाप्त हो सकती है, क्योंकि इस योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैंक ऋण कैसे वसूल सकते हैं। अतीत में उनके अनेक ऋण माफी योजनाओं के कारण लोग ऋण को मुफ्त में मिलने वाली वस्तु को क्या है, मानने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी निरक्षरता, तो कह रहा है बचत, उधार, निवेश और व्यय के बारे में निर्णय लेने के लिए ग्रामीण लोगों में जागरूकता, ज्ञान तथा कौशल की कमी है, और वित्तीय सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वीजा द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 65% भारतीयों में जो है ना वित्तीय साक्षरता का क्या है, तो अभाव है। तो याद रखिएगा कि वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी निरक्षरता क्या है, तो बचत, उधार, निवेश और व्यय के बारे में निर्णय लेने के लिए ग्रामीण लोगों में जागरूकता, ज्ञान तथा कौशल की कमी है, और वित्तीय सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वीजा द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 65% भारतीयों में वित्तीय साक्षरता का क्या है, तो अभाव है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखिए मेक इन इंडिया पहल के जो है ना 10 वर्ष है। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के कितने वर्ष है, 10 वर्ष। इसके बारे में क्या कह रहा है, देखिए, तो कह रहा है ना कि मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए, और इस पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये है ना कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो मेक इन इंडिया जो पहल था ना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था, और इसका भी हाल ही में जो है ना 25 सितंबर 2024 को कितने वर्ष पूरा हुआ, 10 वर्ष पूरा हुआ। और इस पहल का उद्देश्य भारत को डिजाइन एवं विनिर्माण जो है ना एवं वैश्विक केंद्र के रूप में जो है ना स्थापित करना था।
और विदित हो कि वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 27 क्षेत्रों में शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है जो निम्नलिखित है ना, देखिए कौन कौन है। देखिए मेक इन इंडिया के तहत जो है कौन कौन है, देखिए एक बार देख लीजिए। ये कह रहा है ना कि मेक इन इंडिया, कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र देखिए कौन कौन है। अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात करें या तो सेवा क्षेत्र की बात करें, तो पहले देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र में कौन कौन है। तो एरोस्पेस एवं रक्षा है, ऑटोमेटिक एवं ऑटो घटक है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण है, नेक्स्ट पूंजीगत माल है, नेक्स्ट वस्त्र एवं परिधान है, नेक्स्ट रसायन एवं पेट्रो रसायन है, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण है, ESDM। नेक्स्ट है विनिर्माण में चमड़ा एवं जूता है, नेक्स्ट खाद्य प्रसंस्करण है, नेक्स्ट देखिए रत्न एवं आभूषण है, शिपिंग है, रेलवे है, निर्माण है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा है। अब आगे देखिए इसमें जो है ना सेवा क्षेत्र में क्या क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं IT और ITS है, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं हैं, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है, लेखा वित्त सेवाएं हैं, ऑडियो विजुअल सेवाएं हैं। ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में है। कानूनी सेवाएं हैं, संचार सेवाएं हैं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं हैं, और पर्यावरण सेवा है, और वित्तीय सेवा है, और शिक्षाएँ सेवा है। सभी में जो है ना सेवा लगभग में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ना, एक क्या है विनिर्माण क्षेत्र है, एक और क्या है सेवा क्षेत्र। ये सभी जो है सेवा क्षेत्र में आता है और ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसमें दे है ना दिया हुआ है मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए जो प्रमुख कदम है ना क्या क्या है। देखिए इसको देखिए, कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए जो उठाए जो कदम है ना, क्या क्या कदम है, प्रमुख कदम, उसके बारे में देखिए दिया हुआ है। पहला क्या है, पहला जो है ना उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI है, दूसरा PM गति शक्ति है, तीसरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास है, तीसरा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, नेक्स्ट राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा है, नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया है, नेक्स्ट कर सुधार है, नेक्स्ट एकीकृत भुगतान इंटरफेस है, और विकास कार्यक्रम। ये सब क्या है, तो प्रमुख जो है ना मतलब कदम है उठाए गए, जो प्रमुख जो है ना कैसे कैसे क्या करना है इसके बारे में देखिए दिया हुआ है कि जो है ना मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए मतलब कैसे किस मतलब इसको ना सक्षम बनाए कि कौन कौन सा कदम उठाया जाए, इसके लिए जो है ना ये सभी सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है। नोट में कह रहा है कि भारत में FDI प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। भारत में FDI प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में जो है ना 45.14 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में जो है ना 84.83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच जो है ना भारत ने 667.41 बिलियन डॉलर का जो है ना FDI क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ना कि भारत में FDI का जो प्रवाह में लगातार क्या है वृद्धि हुई है। तो मतलब जो वर्ष 2014 से 15 में था जो था बिलियन कितना था, तो 45.14 बिलियन डॉलर, जो उससे बढ़कर कितना हो गया 2021-22 में जो है ना 84.83 बिलियन डॉलर मतलब पहुंच गया। और अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2024 के बीच कितना हो गया, तो भारत ने 667.41 बिलियन डॉलर का जो है ना FDI क्या किया, तो आकर्षित किया। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है वित्त वर्ष 23-24 में कुल FDI का प्रवाह जो है ना 70.95 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो वित्त वर्ष 23-24 में कुल FDI का जो प्रवाह पूछेगा तो कितना हो जाएगा 70.95 बिलियन डॉलर, जिसमें इक्विटी माह जो है ना 44.42 बिलियन तक पहुंच गया, जो वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को जो है रेखांकित है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख जो उपलब्धियां हैं ना वो क्या क्या उपलब्धियां मतलब प्राप्त किया है। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्या है टीका निर्माण, तो कह रहा है स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों की मदद से भारत ने न केवल रिकॉर्ड समय में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल किया, बल्कि दुनिया भर के कई विकासशील और विकसित देशों को जीवन रक्षक टीकों का प्रमुख निर्यातक जो है ना भी बन गया। वस्तुतः भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है। मतलब भारत जो है ना दुनिया के लगभग 60% टीकों का क्या है आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन, तो कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ना कौन सा है, वंदे भारत ट्रेन। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है, तो वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन जो है ना मेक इन इंडिया पहल की सफलता को चिन्हित करती है। तो मेक इन इंडिया पहल की सफलता को चिन्हित कौन सा ट्रेन करता है, तो वंदे भारत ट्रेन करता है। और वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन सेवाएं उन्नत रेल प्रौद्योगिकी में भारत की पहली जो है ना बढ़ती क्षमता को क्या करता है, प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन, ये क्या है, तो कह रहा है भारत ने रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिससे देश के पहले घरेलू रूप से निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत के लॉन्च के रूप में देखा जा सकता है। और वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर जो है 1.27 करोड़ रुपया हासिल हो गया, अब जिसका निर्यात जो है 90 से अधिक देशों तक क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो याद रखिएगा ना कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो है वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और वर्तमान में मोबाइल फ़ोन की कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 43% की क्या हिस्सेदारी है। और नेक्स्ट देखिए टॉप लाइन क्या कह रहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मोबाइल निर्माता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है ना दुनिया का कितना कैमा नंबर पे जो है ना बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो दूसरा नंबर का है। कितना नंबर का है, दूसरा नंबर का है। अब वर्तमान में 99% मोबाइल फ़ोन विनिर्माण घरेलू स्तर पे जो है ना किया जाता है भारत में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है अनुपलब्धियाँ क्या है मेक इन इंडिया का। तो कह रहा है मेड इन बिहार जूते का अब रूसी सेना के उपकरणों का हिस्सा है, जो वैश्विक रक्षा ब्याज में भारतीय उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमूल ने अमेरिका कह रहा है अमूल ने अमेरिका में अपनी डेयरी कह रहा है अमूल ने अमेरिका में अपनी डेयरी उत्पादकों को लॉन्च करके अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। और कपड़ा उद्योग ने देश भर में कुल 14.5 करोड़ नौकरियां का क्या किया, सृजन किया। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष, 10 वर्ष, इसके बारे में दिया। स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष, 10 वर्ष हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो स्वच्छ भारत की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 2 अक्टूबर 2024 को। और इसे 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो जो है स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कब किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था और 2 अक्टूबर 2024 को जो है इसका 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसबीएम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एसबीएम शहरी में क्या क्या विभाजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है स्वच्छ भारत मिशन का, ये कह रहा है ना किसी क्षेत्र में खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सकता है या दिन के किसी भी समय वहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए ना पाया जाए, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, ऐसा इसका उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके भारत में खुले में शौच ओडीएफ का जो है निर्माण करना, ठीक है। आगे देखिए निर्माण तथा जो है ना स्कूल और आंगनबाड़ी में शौचालयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, ठीक है। नहीं देखिए कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन का उपलब्धियां क्या है, तो मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और 2 अक्टूबर 2019 को लगभग 6 लाख गाँवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है वर्ष 2021 में 5 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने एसबीएम 2.0 लॉन्च किया, जिसमें अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने, मल या कीचड़ का प्रबंधन करने, प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने और ग्रे वाटर प्रबंधन में सुधार करने पे जो है ना ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है कि कह रहा है कि शहरी भारत जो है ना शहरी भारत ओडीएफ बन चुका है और सभी 4715 शहरी स्थानीय निकाय जो है पूर्ण रूप से ओडीएफ हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो प्रगति है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखिए क्या है, तो प्रगति के बारे में कह रहा है ना। प्रगति जो है ना क्या है, ठीक है। तो प्रगति के बारे में देखते हैं जो है ना, प्रगति के बारे में जो है क्या कह रहा है। देखिए पहला पॉइंट है, कह रहा है कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और प्रगति के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे जो है ना प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए प्रगति का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, प्रगति का जो फुल फॉर्म है ना पूरा नाम क्या है, तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लामेंशन के बारे में है, ठीक है। इसके बारे में प्रगति का पूरा नाम दिया है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लामेंशन के जो है ना दिया हुआ है, ठीक है। इम्प्लामेंशन होता है, इसके बारे में दिया हुआ प्रगति के बारे में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है ना कि वर्ष मतलब प्रगति जो है ना इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। प्रगति जो है ना कब लॉन्च किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया और यह एक बहुउद्देशीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की मदद से जो है ना तैयार किया गया, ठीक है। और इस त्रिस्तरीय प्रणाली में पीएमओ केंद्र सरकार के सचिव और केंद्र के सचिव और राज्यों के जो है मुख्य सचिव शामिल हैं। इस मंच में 3 उद्देश्य हैं, पहला शिकायत निवारण है, दूसरा कार्य द्रव्य कार्यान्वयन है, तीसरा परियोजना की निगरानी है। नेक्स्ट है यह मंच 3 प्रौद्योगिकियों डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थापिक प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है, ठीक है। आगे कह रहा है यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। परिणामतः यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। कौन, प्रगति।
आगे कह रहा है यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे जो है ना पेज नंबर कहाँ तक हो गया कंप्लीट, तो पेज नंबर जो है ना 13 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो ये जो है ना अगले क्लास में कर लेंगे, क्योंकि जो है सर जो है ना अभी आगे को होमवर्क तो दिए नहीं है, इन आपको जो है ना 3-4 पेज आपको हम आगे तक भी करवा चुके हैं। तो आप लोग जो है ना पहली क्लास और दूसरी क्लास जो देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जब आगे सर होमवर्क देंगे तो राष्ट्रीय परिदृश्य जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आगे का जो है ना आगे का यहाँ से दिया हुआ है, तो आगे का देख लीजिए, यहाँ से फिर आगे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सर होमवर्क देंगे फिर आपको जो है ना, आप लोग पहली क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो है ना सभी लोग शेयर कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी क्लास आपका ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, द सिलेक्शन गुरु है, आपका प्रैक्टिस सेट है, या तो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, जो भी प्रैक्टिस सेट जो आपको जो सर बोले हैं ना कि संडे संडे एक प्रैक्टिस सेट होगा मॉक टेस्ट, उसको भी आपको यूट्यूब पे करवाएंगे और सभी का जो है ना आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जिनको भी लगता है ना, देखिए ज्ञान बिंदु जो सर होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आपको जो है PDF देखिए नहीं मिलेगा, आपको सर बता देंगे। आपको तो हम सारा टॉपिक टेलीग्राम पे डालने पे डालेंगे, ये पढ़ना है। आपको लगता है कि हमें घटनाचक्र से जो है ना ये होमवर्क कमिट करना है या तो लुसेंट से कमिट करना है, इसका डेली हमको PDF प्रॉपरली तरीके से मिले, तो जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच है जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है बैच 2, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रॉपरली तरीके से सभी जो है ना PDF जितने भी सर करवाएंगे और जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है घटनाचक्र का जो भी बुक है सब करवाया जा रहा है, वो प्रॉपरली तरीके से आपको टारगेट वाइज आपको होमवर्क मिलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सारा लिंक है, मतलब उसमें वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, तो जो है ना वहाँ पे डिटेल पढ़ करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है ना हम जो बैच चला रहे हैं उसमें ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज का सारा जो है ना हम पूरा चलाएंगे, इसको भी ऐड कर दिए हैं। तो बाकी जिनको जैसा लगे आप कीजिए। और बाकी ये जो करंट अफेयर्स का जो परीक्षा मंथन क्लास है, ये कंटिन्यू आपका क्लास आएगा, बिल्कुल आएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्लास हम डेली करवाएंगे, जैसे जैसे सर होमवर्क देंगे आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे और इसका जो है ना आपका डेली क्लास भी आएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी अगर आपको कमी लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो ज़रूर उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना हमसे हो पाता है अपना हम 100% देते हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास को लाइक कीजिए और दोस्तों में जो है ना ज़रूर शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जो है ना प्रॉपरली तरीके से जो है ना आपका GK GS का जो है ना पूरा संपूर्ण जो है ना आपका हम रिवीजन अच्छे से करवाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद जय भारत।